हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले टर्म पे आपका अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था नए बैच के लिए। तो जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे वो डिफाइंड थी। एंड देन फेजर डायग्राम क्या होते हैं और उन पे बेस्ड एक दो सर्किट्स के लिए सॉल्व किया है क्वेश्चन, जैसे कि आपका सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टिव्स ओनली एंड सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टर ओनली। उस केस में आपने देखा कि इंडक्टर के केस में आपको क्या मिला था कि जो आपने क्या इक्वेशन दिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वहाँ पे आपका करंट के लिए जो इक्वेशन आया था वो क्या आया था, कुछ इस तरीके से आया था, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये किस केस में था, इंडक्टर के केस में। ठीक है, दैट मीन्स आपका करंट लैग कर रहा था विद ईएमएफ। और उसमें जो आपका फेजर डायग्राम आया था किस तरीके से था, ये आपका क्या था, यहाँ पे ई के लिए और आई के लिए दोनों के लिए है क्वेश्चन। ये मैक्सिमम वैल्यूज की जो है आपकी वे क्या है, ई नॉट होगा, ई नॉट। और करंट उस केस में करंट कहाँ रहेगा, करंट एक्चुअली लीड लैग कर रहा है ना, करंट आपका यहाँ कहीं पे है, इससे लैग कर रहा है विद एंगल ऑफ 5/2। तो ये आपका 5/2 एंगल था और यहाँ पे ये किसके लिए था, इंडक्टिव सर्किट के लिए था। अब आज हम लोग देखेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली एंड देन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलआर सर्किट एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी सर्किट। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो इक्वेशन आ गया और यहाँ पे आई नॉट क्या थी, ये इंपॉर्टेंट बात थी, जो कि आपका क्या आया था, ई नॉट अपॉन ओमेगा टाइम्स ऑफ एल। और ई नॉट क्या, अब भाई ओमेगा को क्या बताया था हमने, एक्सएल। और ये आपका क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक रिएक्टेंस। और इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल। और ओमेगा क्या है, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कैसे लिखेंगे, 2 पाई एफ टाइम्स ऑफ एल, या ये। ठीक है, तो ये आपका सॉरी ये आपका क्या आया, एक्सएल आया। खास बात ये है, जो एक्सएल की वैल्यू होती है वो डीसी के लिए क्या होगी, अगर हम आपसे पूछे एक्सएल की वैल्यू जो होगी डीसी के लिए वो क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो आपका एक्सएल भी क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक बात ये, दूसरी बात ये कि आपने देखा कि एक्सएल आपका किसके प्रोपोर्शनल है, एफ के। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा, तो हम ये देखें समटाइम्स ये के टाइम्स ऑफ एफ है, इसका जो ग्राफ आएगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सएल है विद रिस्पेक्ट टू एफ, किस तरीके से आपका ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस। और साथ ही साथ ये, और हाँ ये एक्चुअली अक्सर आपके ये तो चीज़ें आपने इंटर क्लास में पढ़ ली हैं, बट आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे। वो ये कि आपको पता है कि एसी और डीसी में अक्सर डिस्कशन होता है कि भाई कौन सा डेंजरस है। तो वो आपका डेंजरस के केस के पहले हम आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको एक बात बताई थी, आरएमएस वैल्यूज की। वहाँ पे हमने आपको बताया था आई आरएमएस वैल्यू जो होती है वो आई नॉट बाई रूट 2 होती है, और वोल्टेज के लिए भी यही चीज़ है, वो क्या वी नॉट बाई रूट 2 होती है। और आपके जो डोमेस्टिक सप्लाईज है वो क्या कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ है सिंपल सी। तो हमने आपको बताया था जो इंस्ट्रूमेंट अमीटर और वोल्ट मीटर जो भी है आपका एसी मेजरमेंट्स के लिए, तो एसी मेजरमेंट्स के लिए वो आपका क्या देता है, आरएमएस वैल्यू ही देता है। इट मीन्स अगर हम आपको कहते हैं हमारा अमीटर एसी के लिए 22 वोल्ट दे रहा है, तो वो आपका वी नॉट नहीं, वी आरएमएस है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम कहें कि अगर आपका वी एसी 220 वोल्ट डेंजरस है, वी डीसी 220 वोल्ट डेंजरस है, तो आंसर होगा तो आपका वी एसी 220 वोल्ट डेंजरस है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो वी एसी आपका मेजरमेंट है वो किसके लिए है, वी आरएमएस है। वी आरएमएस आपका 220 है। अगर हमने आपको पहले बताया एसी मेजरमेंट जब भी हम मेजर करेंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ आरएमएस वैल्यू मेजर कर पाएंगे, वी नॉट नहीं। तो
तो वी नॉट तो हम जग से कॉमन ये कैलकुलेट कर लेंगे, बट जो अमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड होगी, मेजर्ड होगी, वो सिर्फ वी आर एम एस ही होगी। तो अब आपका वी आर एम एस तो 220 है, इट मीन्स वी नॉट कितना रहेगा, वी नॉट रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 220 वोल्ट। दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करें 1.414 तो ये आपके √2 की वैल्यू तो जो करीब आ जाएगा 311 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, वी नॉट किस केस के लिए, वी ए सी के लिए। यहाँ पे सीधा 311 वोल्ट है, 311 वोल्ट है, यहाँ पे 220 वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है ए सी ज़्यादा डिमिनिश हो जाए। वो रीज़न है, यही आपका ये रीज़न है जिस वजह से आपका 220 वोल्ट की ए सी ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू 220 वोल्ट के आपके डीसी सप्लाई से। तो ये रीज़न था जो कि पिछले टर्म के अंदर आपको आरएन वेरी बात बताई थी, और ये बात कई मायने में थी और आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ा है तब भी बस ये आप जानते रहिए कि किस तरीके से क्यों डेंजरस है, आपको एक्सप्लेनेशन भी उसका आना चाहिए। तो आज हम लोग करते हैं सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। कैपेसिटर ये आपका कुछ एसी सप्लाई हमने दी ऐसे सर्किट में जो आपकी आपका सर्किट एलिमेंट क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, हमने ये आपको जो वोल्टेज दिया वो क्या दिया, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको पता है कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो किस तरीके से डिपेंड करता है, Q इक्वल्स टू C, यहाँ पे आपका V होता है, E यहाँ पे E होती है। तो ये चीज़ होती है, हमें चाहिए किसके लिए, विश्लेषण करंट के लिए चाहिए। आपका करंट क्या होता है, करंट होता है आपका dQ/dt होता है। यहाँ से देखें, अच्छा सी ई की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो C टाइम्स ऑफ E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे d/dt आप क्या लिख लेंगे, Q की वैल्यू लिख लेंगे, वो कितना C E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो C E नॉट आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इसको जस्ट आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/ओमेगा cos ओमेगा टी। दैट मीन्स आपका जो आया इक्वेशन निकल करके वो क्या आया, ई नॉट, सॉरी ये 1/ओमेगा नहीं होगा, ये आपका ओमेगा होगा, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन में आता है ना न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी ई नॉट ये cos ओमेगा टी टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो आप इसको कैसे ले सकते हो, ई नॉट 1/ओमेगा सी टाइम्स ऑफ cos ओमेगा टी। ऐसा क्यों लिखा इक्वेशन, अभी आपको इसका रीजन पता चलेगा। क्योंकि हमने आपको बताया है वोल्टेज लॉ से आपका क्या होता है, वोल्टेज अपॉन जो भी चीज़ रहेगी वो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इस केस में आपका, इसको हम एक्चुअली ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपका इंडक्टर और कैपेसिटर रहता है सर्किट में तो हम वहाँ पे रेजिस्टेंस ना बोल करके रिएक्टेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब इंडक्टर रहता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जब कैपेसिटर है तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हो गया फिलहाल, ये आपका आई का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहाँ से हम यूँ कहें कि आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी। अब वोल्टेज के नीचे जो कुछ भी रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन एसी के रेजिस्टेंस इस केस में आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जहाँ पे आपका एक्सी क्या आ गया, एक्सी क्या है, 1/ओमेगा सी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, फ्रीक्वेंसी के। अब इसका ग्राफ देखें तो कुछ ये इस तरीके से आता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एक्सी हो गया, और उसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ से आप फैमिलियर होंगे पहले भी, जिन्होंने मतलब एंटर में तो पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं। मैग्नेटाइजेशन में पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो आपका मैग्नेटाइजेशन आता है, मैग्नेटाइजेशन सॉरी जो आपका ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो एक्सप्रेशन आता है वो टी के रिस्पेक्ट में इस तरीके से वेरी करता है क्यूरी टेम्परेचर, और फिर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी कुछ इस तरीके से, लेकिन उसका जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा दूर होता है। आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर वो भी पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये चीज़ें तो आपने पढ़ी है, हमें जस्ट आपको ये इसलिए यहाँ पे बताना ये समझा, आप वो चीज़ को भी ध्यान में आपके आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड में जो कि आपने चीज़ पढ़ी होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहा है, और ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्यों बढ़ कर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे आई नॉट की, तो ये आपका आई नॉट हो गया कब, जब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, पीक वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई ही तो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई क्या हाँ है इस क्वेश्चन से, ये आई नॉट है, ऑब्वियस है। तो ये आपका हो गया ई नॉट बाई एक्सी, दैट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिल गया ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब आपका ये इक्वेशन हो गया 1 और ये इक्वेशन हो गया 2। अब यहाँ से अगर आपको फेस बताना हो तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हमने फेस बताने के लिए पहले भी लेक्चर में आपको क्या बताया था, हम उसी के रूप में लिखते हैं जिससे कि हम ये बता पाएं कि उनके बीच का कितना फेस है। ठीक है, अब हम ये दोनों इक्वेशन को रहने देते हैं। चलिए, ये आपका क्या आया है आई प्लस टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब हम इसको रीराइट करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस टू आई नॉट साइन एक्चुअली पाई बाई टू ओमेगा टी, आपका साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बट आपका जो ये है ओमेगा टी प्लस ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए लिखिए, जाहिर सी बात है एक ही होता है, कम्यूटेटिव रिलेशन है। तो हमने यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा, इसलिए लिखा चूंकि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं भाई प्लस ओमेगा टी प्लस पाई होगा तो ये केस होगा। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि करंट और अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में फेज डिफरेंस पाई बाई टू का है, बट यहाँ पे पाई बाई टू में प्लस है, प्लस साइन है। दैट मीन्स आपका जो करंट है इस केस में कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में लीड करेगा किससे, वोल्टेज से। अब इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि इंडक्टर में लैग करता है, कैपेसिटर में लैग करता है। अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो नहीं, सबका अपना अपना फंडा है, कोई किस तरीके से याद रखता है, बट डायग्राम वाला जो हमें लगता है वो बेस्ट है। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो फिर भूलते नहीं। अच्छा, इस दोनों का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखे रहेंगे क्योंकि आप इससे आपको डायग्राम को ड्रॉ करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो ओमेगा टी प्लस तो ये सिंपल सा है आपका। ये देखिए हम क्या है, ये में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के वेरिएशन है, ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू टी के लिए। तो हम जस्ट ए में का क्या है, जैसे कि ये सप्लाई तो हर केस में कॉमन रहेगी, इस तरीके से हम सप्लाई दे रहे हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो करंट का एक्सप्रेशन आया है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करके आया है, दैट मीन्स आपका क्या होगा करंट के लिए cos ओमेगा टी है। cos ओमेगा टी के केस में आपका मतलब आई नॉट पॉजिटिव वैल्यूज आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज आएगा तो ये यहाँ पे कुछ स्टार्ट होगा। जब ये मिनिमम रहेगा मीन्स ये लीड कर रहा है ना, तो ये पाई बाई टू से लीड करेगा, इसके लिए ये कुछ ये ठीक है। जहाँ पे ये आपको पता ही है, ये क्या है 2 पाई है, ये क्या है पाई है, ये क्या है पाई बाई टू है। पाई बाई टू के लिए कास की वैल्यू 0 हो जाती है और 0 के लिए आपकी 1 मैक्सिमम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम हो गया किस केस में, कैपेसिटर के केस में। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए, तो फेजर डायग्राम कुछ इसका इस तरीके से आएगा। ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देगी, ई नॉट देगी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये किसका वेरिएशन है, ई का वेरिएशन है। और ये आपका क्या किससे ओमेगा टी एंगल पे है, और करंट कहाँ पे होगी, करंट का मैग्नीट्यूड एक्चुअली कम है इसलिए इसको छोटे से डिनोट किया। और ये क्या होगा आई नॉट होगा, और ये भी यहाँ पे भी वेरिएशन किसका है, आई का है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, ऑब्वियस है 90 डिग्री पाई बाई टू। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि करंट लीड्स द वोल्टेज विद एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। किस केस में, कैपेसिटिव सर्किट के केस में। तो ये केस है इम्पॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव। हाँ, अब दोनों के लिए इंडक्टेंस भी याद रखिए। एक्सएल के लिए क्या आ गया आपका ओमेगा एल आ गया, और एक्सी के लिए क्या आ गया 1 ओमेगा सी आ गया। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और कॉन्सेप्चुअल है, बट इस पर प्रॉब्लम जो है आपका 3 से 4 नंबर का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये छोटा है बट कॉन्सेप्चुअल इस वजह से क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की में गलती होने के चांसेस रहते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो। अदरवाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। तो ये तो बात हो गई आपके कैपेसिटी सर्किट के केस में, और ये वैल्यूज आप याद रखिएगा, इस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। हाँ, और यहाँ पे अगर हम बात करें डीसी सर्किट के केस में, ये कैपेसिटी रिएक्शन कितना हो जाएगा
तो वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 5 = 0 0 0 रखेंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका। अब हम बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मान लीजिए AC सप्लाई है, इसमें क्या कनेक्टेड है, इंडक्टर, और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है आपका, रजिस्टर। ये इंडक्टेंस है और ये आपका रेजिस्टेंस R। अब हम यहाँ पे उसका जो सप्लाई दे रहे हैं उसका एक्सप्रेशन क्या है, E = E0 sin ωt। इसका पहले हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। अब तक आपने सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली और सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली आपने देख रखा है। तो आपके माइंड में ये एक्सपेक्टेड है कि आपके माइंड में इसका डायग्राम होगा, फेजर डायग्राम होगा इंडक्टर सर्किट का, कैपेसिटर सर्किट का। अब हम फेजर डायग्राम बनाने चल रहे हैं, तो जहाँ से हम इसकी मैग्नीट्यूड की मतलब नेट ईएमएफ इसके क्रॉस क्या होगा वो हम बता पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इंडक्टर के क्रॉस हम ईएमएफ के लिए VL की भी नोटेशन यूज कर लेते हैं। VL जो कि क्या होगा, I टाइम्स ऑफ एक्सल होगा, क्योंकि इसकी जो एक क्रॉस रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है वो एक्सल है, और VR जो होगा वो सिंपल सा आपका IR होगा। अब बात आती है नेट, इसका जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को पढ़ने का ही पर्पज यही था कि हम इस ऐसे सर्किट्स को सॉल्व कर पाएँ। तो फेजर डायग्राम को अगर जिस इसका ड्रा करें तो सिंपल सी चीज़ है, आपका यहाँ पे क्या होगा, VR हो जाएगा। क्यों, आपका ये I भी है इसके इसी के लॉ, और यहाँ पे VR भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस रजिस्टर ओनली के केस में आपका वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होता है, इस वजह से VR और I को हम सेम एक्सिस पे लिख सकते हैं। और पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अब करंट तो हमने फिक्स कर दिया, बची किसकी बात, इंडक्टर की। इंडक्टर क्या है आपका, ये क्या होता है, लैग्स बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ π/2। दैट मीन्स आपका जो y एक्सिस पे जो होगा वो क्या होगा, VL होगा। ठीक है, ये आपका VL हो गया y एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि इस केस में इंडक्टर के इस केस में आपका करंट क्या करती है, लैग करती है किससे, इंडक्टिव पोटेंशियल वोल्टेज से। यहाँ पे आपका ये जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री है। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, जो कि किसके थ्रू दिया जाएगा, बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि आएगा E आएगा। ठीक है, अब सिंपल सा एक्सप्रेशन है, हमने आपको पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है व्हेन टू वेक्टर्स P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R = इस अंडर रूट में P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अब यहाँ पे आपका अगर हमें रिजल्टेंट E चाहिए तो P यहाँ पे क्या है, VR है, Q क्या है, VL है, और एंगल जो इनके बीच का 90 डिग्री है। दैट मीन्स आपका जो E आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, P² मतलब V², Q² मतलब VR², और ये थीटा कितना 90, जो कि आपका 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, E = VR² + VL²। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये आपको मिल जाएगा। अब VR क्या है आपका, I² यहाँ पे IR का स्क्वायर प्लस IXL का स्क्वायर। यहाँ से I² का हम बाहर ले ले तो ये आ जाएगा अंडर रूट में R² + XL²। ये आपका क्या है E। तो यहाँ से हम देखें तो ये आपका I क्या आ गया, E/√में R² + XL²। ये करंट का एक्सप्रेशन है इस केस में व्हेन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छे से इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रजिस्टर इन सीरीज। आपको चीज़ें याद नहीं रखनी, समझनी है, अगर आप समझे रहेंगे तो कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो है सप्लाई दी जा रही है ऐसे सर्किट में जिनमें कि ये दो सर्किट एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हमने सेम डायरेक्शन में ले लिया। तो अब आपको पता है करंट क्या है, लैग करेगी विद द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो हमने ये इसको वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, ये, और दोनों आपके बीच 90 डिग्री है, तो इनके बीच का जो
रिजल्टेंट ये वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट सप्लाई होगी, वो ई जो आएगी वो जस्ट बाय दिस फॉर्मूला आपकी ये आ जाएगी और यहाँ से आपका इक्वेशन मिल गया आएगा। हाँ, अब यहाँ पे जो ई की वैल्यूज आएगी ई बाई जेड, ये आपका होता है इंडक्टेंस, सॉरी इंडक्टेंस कह रहे हैं, ये जेड क्या है, इम्पीडेंस। ये आपका जेड जो होता है वो क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, और ये इसका भी इम्पीडेंस का भी वही यूनिट है जो कि आपका रजिस्टर का है, एक्सएल का है, ओ। लेकिन अगर हम 1/z की बात करें जो कि आपका कहलाता है एडमिटेंस, एडमिटेंस इसकी यूनिट होती है ओम का इनवर्स, इसे मो भी बोलते हैं, आर या साइमन एस भी बोलते हैं, साइमन इसकी जो यूनिट है ये साइमन भी है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया इस चीज़ के लिए। तो आप इंडक्टर सर्किट के लिए माइंड में दो चीज़ें याद रखिए, करंट इज गिवन बाय ई बाई जेड, वेयर जेड इज सिंपल अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सिंपल सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स। ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है और क्या कहते हैं बहुत ही सिंपल। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो आपके फुल मार्क्स कोई इसमें वही नहीं है, कैलकुलेशन ही बहुत ही सिंपल है। तो ये इंडक्टर की बजाय हम यहाँ पे कैपेसिटर कर देते हैं, कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज। तो ये आपका कोई अल्टरनेटिंग सप्लाईज है जिसमें कि कैपेसिटर और रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। अब वही एक्सप्रेशन हम ई के उसके जो है सप्लाई दे रहे हैं वो कितनी है, साइन ओमेगा टी, और जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा हम उसे क्या लिखे, वीसी लिखे, वो क्या हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ एक्सी। तो यहाँ पे आपका एक्सी क्या होगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा, और वी आर का है वो क्या हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज अक्रॉस आर है। अब हम फिर से इसका फेजर डायग्राम ड्रा करने जा रहे हैं। अब आपके माइंड में याद होना चाहिए सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, कैपेसिटिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट का आपका अगर फेजर डायग्राम माइंड में है तो आप इसका भी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, करंट ले लिया, ठीक है। अब वोल्टेज भी इसी के उसमें हो जाएगा, वोल्टेज किसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस। अब आपको पता है करंट लीड करती है किसको, वोल्टेज को, एक क्रॉस किसके, कैपेसिटर को। इट मीन्स वाई को हमें, वीसी को हमें नीचे लेना पड़ेगा, वीसी। अच्छा एक चीज जो रहेगी फेज बताने वाली क्या इंडक्टिव सर्किट के केस में, चलिए अभी इसको बताते हैं, फिर वहाँ पे भी आपको फेजर डायग्राम के थ्रू ही बता देंगे। तो अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे भी वही सेम केस है, ये आपका जो है आएगा क्या ई, ठीक है। और जो वहाँ सिंपल सा चीज यहाँ पे भी है 90 डिग्री के बीच का एंगल है, और ये जो रिजल्टेंट बना रहा है करंट से एंगल वो कितना है 5। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सप्रेशन देखें तो वो कितना आ जाएगा, ई इक्वल्स टू अंडर रूट में किसका, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी करंट के लिए सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा, ई बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आ गई। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, दैट मीन्स आपका ई बाई जेड, आई इक्वल्स टू ई बाई जेड। और जहाँ पे जेड क्या है इस केस में आपका जेड जो है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर व्हेन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फेज अगर हमें बताना है तो इनके बीच फेज क्या है, तो सिंपल से आप इस ट्रायंगल में देखें, ओ है, ये ए हम नाम दे दे, ये बी दे दे। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में tan फाई अगर हम देखें तो tan फाई क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ओ ए, दैट मीन्स आपका ए बी कितना है, यही आपका बी सी है। तो ये क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू ए बी लिया है ना, बी अपॉन ओ ए, और ए बी क्या है आपका, ए बी है आपका बी सी, ये बी सी हो गया, और ये क्या होगा वी आर हो गया, tan फाई, ठीक है। और ये जो वी सी है, वी सी को आप कैसे लिख सकते हैं, आई टाइम्स ऑफ एक्स सी अपॉन आई टाइम्स ऑफ आर, आर आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सा tan फाई इक्वल्स टू एक्स सी बाई आर। एक्चुअली यही इसी तरीके का कुछ सिमिलर इक्वेशन आपको मिलता किस केस में, व्हेन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर इन सीरीज, उस केस में आपको क्या मिल जाता, tan फाई इक्वल्स टू, ये किस केस के लिए है,
RC सर्किट के लिए है, और LR सर्किट के लिए आपको क्या मिल जाता। चलिए एक बार मैं आपको पिछले टर्म पे, नेक्स्ट टर्म पे फिर से वो डायग्राम बना के बता देंगे किस तरीके से आपका वहाँ पे फाई ये आएगा। उस केस में आपका जो फाई आएगा, tan फाई आएगा, वो XL/R आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस केस में ये आएगा RC, और इस केस में LR के केस में ये आएगा। वहाँ पे हम नेक्स्ट टर्म में आपको करेंगे। तो अब 2 लेक्चर इस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पे हो चुका है। तो आप इस चीज़ों को पढ़िएगा, और अपनी जो थ्योरी की नोट्स है वो 2 से 3 पेज आप वीडियो के हेल्प से या दूसरे बुक्स के हेल्प से बनाइए। और उसके बाद ढेर सारी प्रॉब्लम्स हम लोग, जैसे कि बाकी बैच के बच्चे कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया करेंगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। और आप अगर एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप इन चीज़ों को पढ़ते जाइए। जिन्होंने अब अभी ये फर्स्ट वीडियो ही देख रहे हैं, तो आप फर्स्ट वीडियो जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का है वो आप देख लेंगे, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, तब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।